स्वागत। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि सर पहले बाजार ने अपने आप को रोका और उसके बाद अब धीरे धीरे करके चला भी रहा है। सेकंड डे जिसको हम कंटिन्यूशन कह रहे हैं, सर मार्केट के अंदर जो ग्लोबल फैक्टर वाला ईरान वाला मैटर था, ये थोड़ा कूल ऑफ हो गया है क्या सर? अभी ज़्यादा प्रेशर तो नहीं बनाएगा अभी ये? देखिए, लास्ट वीक क्या हुआ, फ्राइडे क्या हुआ, दो अलग अलग कहानी है। पिछले हफ्ते की मार्केट को आप देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, एफआई सेलिंग और फेड ने जो बोला, ये एक ओवर आर्चिंग थीम थे। फ्राइडे को जो हुआ, पहले पैनिक हुआ फिर रिकवरी हुई। तो फ्राइडे का प्राइस एक्शन अलग है, लास्ट वीक का प्राइस एक्शन अलग है। कुल मिलाकर के अगर मैं मार्केट को देखता हूँ तो मेरा यह मानना है कि इस मार्केट के अंदर इस समय नियर टर्म के अंदर ना कोई बहुत बड़ी गुंजाइश है ऊपर जाने की, ना मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश है बहुत ज़्यादा नीचे जाने की। जहाँ तक जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात हो रही है, डिम्पी, देखिए हम सब बातें कर रहे हैं मगर किसी ने कोई कमेंट नहीं दिया है, किसी ने कोई खास टिप्पणी नहीं करी है, किसी भी बड़े ग्लोबल लीडर ने या अमेरिका ने या फिर यूके ने या किसी भी नेटो मेंबर ने कोई कमेंट नहीं दिया है। तो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हो सकते हैं मुझे वो नहीं पता, मगर मैं आज की बात करूं तो फ्राइडे और सोमवार के अंदर जो मार्केट, प्री ओपन मार्केट जो माहौल था, उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस ज़रूर देखने को मिल रहा है। हमको शेयर मार्केट में ओवर एनालाइज चीज़ों को नहीं करना चाहिए डिम्पी। हम ओवर एनालाइज करेंगे पैरालिसिस हो जाएगा। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जब आएंगी तो उनको देखेंगे। हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि यही होगा, ऐसा होने वाला था, ऐसा हुआ था, ऐसा होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट टुडे ऑन मंडे मॉर्निंग इस बात को लेकर के ना पर कोई नया कमेंट है, ना पर कोई टिप्पणी है, ना पर कोई वाद विवाद है। तो जो फ्राइडे को हुआ तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल उसे भूल जाना चाहिए। जब नई डेवलपमेंट होंगी उस पर बात करेंगे। नई डेवलपमेंट क्या होंगी, होंगी नहीं होंगी, यह एक प्रकार का स्पेकुलेटिव अजम्पशन है डिम्पी। ओके, पर निकुल साहब, ओवर द वीकेंड कई सारे अर्निंग्स भी आए और साथ ही एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे आए। सब यही कह रहे हैं कि अच्छी बात एटलीस्ट ये थी कि इस बार निराश नहीं किया एचडीएफसी बैंक ने। आपकी क्या एनालिसिस है और क्या मार्केट के मूवमेंट को, क्योंकि फ्राइडे को भी हमने एक ज़बरदस्त रीबाउंड देखा था, क्या एचडीएफसी बैंक में और दम लग रहा है? देखिए, एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, वो कह रहा है जब ग्रोथ कम करेंगे और हम प्रॉफिट पे फोकस करेंगे। अब शेयर बाजार को तो दोनों चाहिए, जब दोनों आएंगी तभी एचडीएफसी बैंक के अंदर हम एक देखते हैं आउट परफॉर्मेंस आएगा। मगर जब एक आती है तो गिरावट रुक जाती है। तो या तो ग्रोथ मिलती है या फिर प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट और ग्रोथ के अंदर मार्केट हमेशा प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करता है, ग्रोथ पे कम फोकस करता है। मगर बड़ा मूव आता है जब प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों साथ आती है। तो अभी एक वो मिसिंग लिंक है। एचडीएफसी बैंक ने अपनी पॉलिसी को चेंज करा है मर्जर के बाद। वह अपनी बैलेंस शीट, वह अपने क्रेडिट कॉस्ट, वो जो फाइनेंशियल मार्केट के जो बैंकिंग के बड़े रेशियो होते हैं, उन सबको रिविजिट कर रहे हैं। तो नतीजे खराब नहीं हैं, मगर नतीजे ऐसे बहुत ज़बरदस्त नहीं है कि जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं जी भाई आज तो इसके वारे न्यारे होने वाले हैं। ऐसा शेयर में नहीं होने वाला है, वन। सेकंड, ये जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी और पाथ टू ग्रोथ है, वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इसको 2-3-4 क्वार्टर लगेंगे। तो FY25 के अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर ग्रोथ कम रहेगी, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से डाउनसाइड कम रहेगी। मगर कोई बोले कि भाई ये एकदम आउट परफॉर्म कर सकता है, 10-15% यहाँ से बढ़ जाएगा नतीजों के बाद, वैसा नहीं होगा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को लेकर ये राय। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग सर। विप्रो को लेकर आपका क्या व्यू है, क्योंकि नतीजे वहां पर थोड़े से मिले जुले रहे हैं। आय अनुमान के मुताबिक आई है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर या फिर मुनाफे के फ्रंट पर और नंबर्स ठीक ठाक हैं। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा अभी भी रेस्टोर नहीं हो रहा है विप्रो को लेकर। आपकी रीडिंग क्या कहती है सर? नहीं, देखिए, विप्रो के अंदर इश्यूज तो हैं। ग्रोथ इंडस्ट्री से कम है, टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। इन्होंने जो भी बड़े चेंजेस करे थे बहुत इंप्रेसिव नहीं रहे हैं और विप्रो का जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। हम अगर केवल एक नियर टर्म की बात करें, क्योंकि नियर टर्म के अंदर सबको पता है कि विप्रो के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, सबको पता है कि विप्रो का सीईओ चेंज हो चुका है, सबको पता है कि विप्रो के अंदर कंसर्न्स हैं। मार्केट के अंदर जब सबको पता होता है तो मार्केट के अंदर स्टॉक में रिएक्शन कभी नहीं आता है। एचडीएफसी बैंक पिछले क्वार्टर के बाद इसलिए गिरा था बिकॉज किसी को नहीं पता था कि वो ग्रोथ कम करेंगे। उसी प्रकार विप्रो को लेकर के सबको पता है कि उस कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है, मैनेजमेंट चेंजेस आ रहे हैं और वहाँ पर समस्याएं हैं। तो अब आपको पूछना है कि भाई इस सिनारियो से रेट ऑफ चेंज विप्रो का क्या रहेगा। क्या विप्रो के अंदर जो नए सीईओ आ रहे हैं उससे बेटर होगा, क्या ग्रोथ थोड़ी बेटर हो सकती है। तो अगर आप देखें तो उस पूरे पायदान पे
विप्रो के अंदर रेट ऑफ चेंज मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव होगा, मगर इस क्वार्टर में नहीं होगा, वह थोड़ा समय लगेगा। मगर टेक्निकली ये स्टॉक ऐसे सेटअप में है कि इसके अंदर नियर टर्म के अंदर थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, बिकॉज आईटी के अंदर किसी को कुछ भी उम्मीद नहीं है। तो जहाँ पर कुछ भी उम्मीद नहीं होती है, थोड़ा सा भी अच्छा होता है तो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म मूव आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव वो विप्रो में से में नकारात्मक नहीं करा जा सकता है, आ सकता है वो। ओके, तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव विप्रो में आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सर, आज ये पूरी एनालिसिस के लिए। मार्केट्स पे क्या कुछ नज़रिया बन रहा है, साथ ही एचडीएफसी बैंक और विप्रो में क्या कुछ आपको आज करना है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ फिर से उनके पास चलेंगे। और प्रशांत सावंत भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रशांत, एक काउंटर है जिस पे आपकी राय चाहिए, वो है वोल्टास, क्योंकि यहाँ पे आज यूबीएस का अपग्रेड आया है। उन्होंने रेटिंग बरकरार रखी है, हालांकि माफ़ कीजिएगा, रेटिंग अपग्रेड की है, खरीदारी की राय की है, 1800 के टारगेट्स दे रहे हैं। और हमने देखा था फ्राइडे को भी वोल्टास में एक अच्छी तेज़ी थी। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, और आज के लिए क्या टारगेट्स ध्यान में रखें? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सृष्टि की जो क्लोजिंग थी शुक्रवार की वो 1300 की थी और एक बहुत बड़ा गैप सपोर्ट है 1220 पे, जो कि दूर होगा स्टॉप लॉस। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि जिनके पास भी पोजीशन है वो 1275 1275 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस को फॉलो करे और यहाँ से जो आपका टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 1360-65 तक का होना चाहिए। अगर हम वहां पे अप्रोच करें, एक बार प्रॉफिट बांध लेना एक लॉजिकल अप्रोच होगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस वहां बना हुआ था। तो 1365 का टारगेट और 1275 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। ठीक है, 1350 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वोल्टास में, इस पे आप ध्यान ज़रूर रख सकते हैं। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, सोनी, इस पे आप एक बार राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिक की रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी लक्ष्य बढ़ाया है। ये कैसे दिख रहा है आपको चार्ट्स पे, यहाँ पे क्या टारगेट्स ध्यान में रखें? जी सृष्टि जी, यहाँ पे डिक्सन पे हम देखेंगे तो 7200 7300 के का एक अच्छा सपोर्ट जोन था और वहां से बाउंस किया है। बट डेफिनेटली यहाँ से हम देखेंगे तो 7700 का एक नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट नजर आ रहा है। अगर उसको सस्टेन करते हैं, आपको कंटिन्यूड रैली टुवर्ड्स 7900 8000 नजर आ सकता है। बट आज इंट्राडे के लिए पहले 7700 7750 के लेवल्स तक एक बार टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर उसको क्रॉस कर पाता है, सस्टेन करता है उसके ऊपर, then you can see the next level of target towards 7900 and 8000. अंशुल जैन, एक बार जरा शैलेट होटल आप चेक करेंगे। शैलेट होटल ये चल सकता है क्या? और डिम्पी जी, शुरुआत करूंगा आरके फोर्जिंग से। अभी डिस्कस हुआ था आरके फोर्जिंग न्यूज वाले स्टॉक में। ट्यूसडे इसमें ओपनिंग सौदे में बाई दिया था 725 पे, 780 का टारगेट था। वहां पे टारगेट डन हुआ है थोड़ा सा और यहाँ से स्टॉक एक्सटेंड कर सकता है 820 830 तक। और शैलेट होटल में अगर देखें तो 2 वीक की इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी। लास्ट वीक भी इनसाइड बार रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग वीक रहा है क्योंकि 2 वीक के लो को ब्रेक किया था और उसके बाद हैमर कैंडल के साथ क्लोजिंग किया है। तो यहाँ से 3 वीक के हाइस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 880 का एक लेवल है जहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा 880 882। 882 निकलने के बाद स्टॉक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचता है लगभग 980 1000 रुपए तक के लिए। तो इस स्टॉक को 882 के ब्रेकआउट पे बिल्कुल बाई करना चाहिए 980 से 1000 तक का टारगेट लेते हुए।